नमस्कार साथियों, मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ISO 9001 का सर्टिफिकेट कैसे लें। मैंने कई बार देखा है कि काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन जो उनको ISO सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कहीं से आती है, तो वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ISO 9001 है क्या और इसका सर्टिफिकेट हम कैसे ले सकते हैं। तो इन्हीं सब कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के अलावा भी अगर कोई सवाल ऐसा रह जाता है जो आपको समझना है या जानना है या जिसकी डिटेल आपको समझनी है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप या फ़ोन भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ ISO के बारे में। तो ISO की अगर बात करें तो ISO वर्ड का मतलब है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ISO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक ही काम है, स्टैंडर्ड बनाना। अभी तक इन्होंने जो है ना 19,000 से ज्यादा स्टैंडर्ड बना दिए हैं ISO के। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कितने ज्यादा स्टैंडर्ड इन्होंने बनाए हुए हैं और उन्हीं 19,000 में से ये एक स्टैंडर्ड है जिसकी आप बात कर रहे हैं या हम बात कर रहे हैं, ISO 9000। सर्टिफिकेशन मेनली लोग क्यों लेते हैं? सर्टिफिकेशन मेनली लोग, मैंने देखा हुआ है, ज्यादातर लोग तो इसीलिए लेते हैं कि कहीं पे कोई टेंडर की रिक्वायरमेंट आ गई या किसी प्रोजेक्ट में बिड करना है तो वो टेंडर लेते हैं। लेकिन असलियत में सर्टिफिकेशन का ये मतलब नहीं है। कहीं भी अगर टेंडर निकला है, बिडिंग लेना है, ठीक है, आप ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ISO स्टैंडर्ड एक बेस्ट प्रैक्टिसेस का बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट तरीके से कैसे काम कर सकता है, अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकता है। तो ये एक स्टैंडर्ड है जिसमें बहुत सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं। अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट करते हैं। इंप्रूवमेंट होता है तो एक कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ती है या आपकी सर्विस की क्वालिटी बढ़ती है। और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आपके काम करने का प्रोसेस अच्छा है, आपका सिस्टम अच्छा है, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सिस्टम सही है, सारे लोगों को पता है कि उनको क्या काम करना है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। कंपटीशन भी लेस होता है। कई बार आपके पास ISO है और आपके कंपटीटर के पास ISO सर्टिफिकेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उससे एक एडवांटेज पा सकते हैं और आपका कंपटीशन कम होता है क्योंकि आप ISO सर्टिफाइड हैं। और एंड यूजर या जो कंज्यूमर है या जो कस्टमर है, उसको आपकी सर्विसेज में आपका उसका विश्वास बढ़ता है। आपकी सेल बढ़ती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी ज्यादा ही होते हैं। अब देखा जाए ये ISO 9001 किसके लिए एप्लीकेबल है? ISO 9001 हर टाइप की इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फार्मा हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई सर्विस इंडस्ट्री हो। सर्विस इंडस्ट्री जैसे पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, मैंने देखा है हर टाइप की इंडस्ट्रीज को लेते हैं। और आज की डेट में अगर ISO देखा जाए तो ये मैंडेटरी, इंडियन गवर्नमेंट में काफी ऑर्गेनाइजेशन में के लिए मैंडेटरी कर दिया है। अगर आपको रेलवे का सप्लायर बनना है तो आपको ISO सर्टिफिकेशन होना ही होना चाहिए, तभी आप उनकी एक प्री रिक्विजिट रहती है कि भाई आपके पास ISO 9001 का सर्टिफिकेशन है तो ही आप वेंडर बनने के लिए अप्लाई करें। अच्छा, बात करें ISO 9001 सर्टिफिकेट की, तो ये सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। सर्टिफिकेट जो है किसी भी प्रकार ISO सर्टिफिकेशन बॉडी से लिया जा सकता है। आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप जब भी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट जो है आपने एक ठीक एक्रेडिटेशन बोर्ड से लिया हुआ है। आपने अगर कोई कंसल्टेंट ISO की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपने सेलेक्ट किया है तो वो कंसल्टेंट भी अच्छा है, कंसल्टेंट को नॉलेज है चीजें कैसे होनी चाहिए, तो बहुत सोच समझ के कंसल्टेंट का चुनाव करें। और मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि राइट एक्रेडिटेशन बोर्ड या राइट सर्टिफिकेशन बॉडी, क्योंकि मैंने देखा अगर आप रेलवे के सप्लायर बनने जा रहे हो तो रेलवे के टेंडर में मोस्टली यही लिखा होता है कि आपके पास NABCB का एक्रेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि एक्रेडिटेशन के बहुत सारे ज्यादा टाइप ISO के इंडिया में है।
एनएबीसी भी इंडिया का एक्रेडिशन है, यूकास है वो यूके का है, जैसेंज है वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का है, आनब है एएनएबी वो अमेरिका का है, यूएएफ है वो भी अमेरिका का है, और ऐसे और कई सारे एक्रेडिशन बोर्ड हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उन एक्रेडिशन बोर्ड से एफिलिएटेड जो सर्टिफिकेशन बॉडी है आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, दोबारा कह रहा हूँ कि आपको देखना है कि अगर कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको एक्रेडिशन बोर्ड या सर्टिफिकेशन बॉडी का चुनाव ध्यान एज पर टेंडर की नीड करना है तो आप उसका ध्यान रखें। कई बार मैंने देखा है कि आईएसओ सर्टिफिकेट के जो लोग हैं वो कहते हैं भाई सिर्फ आईएसओ का सर्टिफिकेट दे दो, हमें किसी भी तरह की प्रोसेस को फॉलो नहीं करना, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें हम पहले से फॉलो करते हैं, हमें नहीं लगता। तो ऐसा नहीं है, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को 101% फुलफिल करना चाहिए। बिना नॉर्म फुलफिल किए आपको सर्टिफिकेशन नहीं कराना चाहिए, ये मेरी आपको राय है। क्योंकि किसी भी तरह की आप परेशानी में भविष्य में फंस सकते हैं। तो सर्टिफिकेट को विदाउट इम्प्लीमेंटेशन या आईएसओ के नाम को फॉलो किए बिना सर्टिफिकेशन को ना लें। अब जैसा कि मैंने बताया सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो पहले साल सर्टिफिकेशन ऑडिट होता है, दूसरे साल फर्स्ट सर्विलेंस होता है, और तीसरे साल सेकेंड सर्विलेंस होता है, और चौथे साल री सर्टिफिकेशन होता है। तो ये जो सर्टिफिकेशन ऑडिट की साइकिल है इसको जरूर फॉलो करें। अब आते हैं सर्टिफिकेशन स्टेप। सर्टिफिकेशन कैसे लिया जाए? देखिए, आप जब सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसमें दो तरह की बॉडी इन्वॉल्व होती है। एक बॉडी तो मैंडेटरी है, दूसरी बॉडी ऑप्शनल है। अब मैंडेटरी बॉडी कौन सी है? मैंडेटरी बॉडी है सर्टिफिकेशन बॉडी। ऑब्वियस है, आपको जहां से सर्टिफिकेट लेना है तो आपको सर्टिफिकेशन बॉडी को इन्वॉल्व करना होगा। दूसरा है कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ऑप्शनल होता है। अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को खुद इंप्लीमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं तो कंसल्टेंट की नीड नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है किसी प्रोफेशनल की नीड है और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई प्रोफेशनल नहीं है जो ये इंप्लीमेंट कर सके आईएसओ की रिक्वायरमेंट, तो आप एक कंसल्टेंट भी हायर कर सकते हैं। तो कंसल्टेंट आपने हायर कर लिया, आपने सर्टिफिकेशन बॉडी का चुनाव कर लिया, तो अब इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो है ना, कंसल्टेंट अगर होता है, आप कंसल्टेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो वो सबसे पहले आईएसओ 9001 की अवेयरनेस ट्रेनिंग करता है, जिसमें ये सबसे पहले सीनियर मैनेजमेंट को पिक करता है और सीनियर मैनेजमेंट को वो ये बताता है कि आईएसओ 9000 बेसिकली होता क्या है और इसका फायदा क्या है। तो ये ट्रेनिंग में कवर करते हैं। गैप एनालिसिस दूसरा स्टेप होता है। गैप एनालिसिस का मतलब होता है कि अगर देखा जाए आईएसओ 9000 में बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब हम ये एसेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं पता आपका ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे स्टैंड करता है, क्या वहां पे काफी सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। क्योंकि प्राय ये पाया गया है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन पहले से काफी सारी चीजें उनके एंड में इम्प्लीमेंटेड होती हैं, तो आईएसओ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो गैप एनालिसिस है उसमें हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं जिससे ये पता चले कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कमियां हैं आईएसओ स्टैंडर्ड के हिसाब से। अब जब कमियां पता चल गई तो उसके हिसाब से हम प्रोसेस डिफाइन करते हैं उन कमियों को दूर करने के लिए। अब एक बार प्रोसेस डिफिनेशन हो जाता है तो फिर हम प्रोसेस ट्रेनिंग करते हैं। प्रोसेस ट्रेनिंग के बाद हम प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये भी एक मस्ट नीड है। तो इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम एक होता है। इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम होने के बाद एक इंटरनल क्वालिटी ऑडिट होता है। इंटरनल क्वालिटी ऑडिट का मतलब होता है इंटरनली आपके एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट का ऑडिट करता है, और इस तरीके से इंटर डिपार्टमेंटल ऑडिट्स होते हैं। तो अभी तक के जो मैंने स्टेप बताए हुए हैं वो सारे स्टेप या तो आप खुद करें या तो आप किसी कंसल्टेंट की सहायता लें। अब यहाँ से जो अगला स्टेप चालू होता है स्टेज 1 ऑडिट, यहाँ पे ये रोल होता है सर्टिफिकेशन बॉडी का। आपने आईएसओ 9001 की ट्रेनिंग भी ले ली, गैप एनालिसिस भी कर ली, प्रोसेस भी बना ली, इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया, इंटरनल ऑडिट में आपने ये भी देख लिया कि भाई हम आईएसओ के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, तो आप सर्टिफिकेशन बॉडी से बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हमें सर्टिफिकेट चाहिए और आप हमारे एंड पे आके ऑडिट कर लो। सर्टिफिकेशन ऑडिट हमेशा 2 ऑडिट करता है। आईएसओ सर्टिफिकेशन ऑडिट देने से पहले एक स्टेज 1 ऑडिट और स्टेज 2 ऑडिट। स्टेज 1 ऑडिट में
अब बात करते हैं ऑडिट की, तो ऑडिट में वो यही चेक करने आते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में और आईएसओ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रखी है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए वो ऑडिट करते हैं। स्टेज 1 ऑडिट जब वो अब ऑडिट मैंडे जो है, ऑडिट मैंडे कैलकुलेशन का जो कितने मैंडे ऑडिट होना चाहिए, कितने दिन ऑडिट होना चाहिए, डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे, आपके ऑर्गेनाइजेशन के टाइप पे, और आपके ऑर्गेनाइजेशन की और कितनी ब्रांचेस है, यूनिट है, उन पे डिपेंड करता है। तो आप जो एप्लीकेशन देते हैं उसके बेसिस पे और सर्टिफिकेशन बॉडी डिसाइड करती है कि आपके कितने मैंडे ऑडिट होना है। तो स्टेज 1 ऑडिट होता है। स्टेज 1 ऑडिट 2 मैंडे का भी हो सकता है, 1 का भी हो सकता है, 5 मैंडे का भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया, आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, कितने लोग काम करते हैं, कितनी यूनिट है, वगैरह वगैरह। तो स्टेज 1 ऑडिट में मेनली यही फोकस होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है, जो भी प्रोसेस डॉक्यूमेंट है, जो आईएसओ के हिसाब से बने होने चाहिए, क्या वो डॉक्यूमेंट सारे बने हैं, क्या स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है। मेनली यहाँ पे जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन और स्टैच्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता है। सीनियर मैनेजमेंट से भी बात करके उनसे जानने की कोशिश की जाती है कि उनको वो इस आईएसओ से किस तरह का बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इस तरीके की एक रिक्वायरमेंट रहती है जो स्टेज 1 ऑडिट में कवर की जाती है। स्टेज 1 कवर में ऑडिट में अगर कोई नॉन कंप्लायंस मिलती है, तो वो नॉन कंप्लायंस जो ऑडिटर है वो कंपनी को बता के जाते हैं। कंपनी वो नॉन कंप्लायंस को जब फुलफिल कर लेती है, उनको अपने यहाँ उसके लिए एक्शन लेके उन नॉन कंप्लायंस को खत्म फिनिश कर देती है। तो उसके बाद कंपनी जब बताती है सर्टिफिकेशन बॉडी को कि भाई हमने अपनी सारी नॉन कंप्लायंस को कंप्लीट कर लिया है और अब आप आकर स्टेज 2 ऑडिट कर लो, तो सर्टिफिकेशन बॉडी कंपनी के साथ बात करके स्टेज 2 ऑडिट का दिन प्लान करती है। और स्टेज 2 ऑडिट भी जो है ना, वो 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे, वो आके ऑडिट करती है। स्टेज 2 ऑडिट होता है। स्टेज 2 ऑडिट में अगर फिर एनसी निकलती है, तो अगर एनसी माइनर होती हैं तो भी सर्टिफिकेट रिकमेंड हो जाता है, और अगर वो मेजर निकलती हैं तो फॉलो अप ऑडिट की बात करते हैं ऑडिटर। मेल मोस्टली ये होता नहीं है, माइनर एनसी ही अगर स्टेज 1 ऑडिट हो गया है तो स्टेज 2 ऑडिट में मेजर एनसी निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस तरीके से स्टेज 2 ऑडिट होता है। स्टेज 2 ऑडिट के बाद जो भी नॉन कंप्लायंस है उनको ऑडिटर बता के जाते हैं। वो नॉन कंप्लायंस अगर माइनर है तो वो आपको रिकमेंडेशन या देकर बोल के जाते हैं आपसे ऑडिट के दौरान, कि आपको रिकमेंड किया जाता है। फिर उसके जाने के बाद आप एनसी जो उन्होंने दी है उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं और उनका एविडेंस आप सर्टिफिकेशन बॉडी को भेजते हैं। सर्टिफिकेट बॉडी सर्टिफिकेट अप्रूवल आपको मिल ही चुका है। आपको सर्टिफिकेट 10 से 15 दिनों में, या डिपेंड करता है आप जितनी जल्दी एनसी के क्लोजर भेजते हैं उस हिसाब से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये पूरी साइकिल है आपको सर्टिफिकेशन मिलने की। इसके 1 साल के बाद आपके यहाँ सर्विलेंस ऑडिट होता है। सर्विलेंस ऑडिट एक तरीके से ऑडिट होता है जिसमें ये चेक करते हैं कि आपने फर्स्ट टाइम जो इम्प्लीमेंटेशन किया था, क्या आप उनको फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, और कोई कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट आपने किया है, उनको भी चेक करते हैं। और अगर आपकी कोई स्कोप में चेंज हुआ है, आपने कहीं नई यूनिट डाली है, तो वो सारी चीजें भी स्टेज सर्विलेंस ऑडिट में कवर होती हैं। फिर उसके बाद होता है रीसर्टिफिकेशन ऑडिट। देखिए, सर्विलेंस ऑडिट 2 बार होता है, एक फर्स्ट ईयर होता है और एक साल के बाद, एक 2 साल के बाद। 3 साल के बाद सर्टिफिकेट आपका एक्सपायर हो जाता है और आपको फिर रीसर्टिफिकेशन ऑडिट करवाना पड़ता है। रीसर्टिफिकेशन ऑडिट में ये पूरी साइकिल फिर से इन्वॉल्व होती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन जो आपने कराया था वो कितना इफेक्टिव था। अगर आपका इफेक्टिव नहीं रहा है, आप दोबारा अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहते हो, तो आप दोबारा कंसल्टेंट को इन्वॉल्व कर सकते हो। या आपका अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम स्ट्रांग है तो आप सीधे सर्टिफिकेशन बॉडी को कॉल करते हैं, वो फिर से रीसर्टिफिकेशन ऑडिट करते हैं, फिर आपको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये सर्टिफिकेशन ऑडिट की प्रोसेस है। पैसे कितने लगते हैं, बहुत सारे लोगों का यही सवाल रहता है। तो ये पैसे लगने की बात है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें पैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज को देख के सर्टिफिकेशन बॉडी और कंसल्टेंट डिसाइड करते हैं। अगर आपकी कंपनी में 5 लोग हैं, या 5000 लोग हैं, या 500 लोग हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि भाई कंसल्टेंट का भी एफर्ट बढ़ेगा, सर्टिफिकेशन बॉडी के ऑडिट मैंडेज बढ़ेंगे, तो वो इस हिसाब से जो है ना अपनी कॉस्ट को बताते हैं। तो आप जब भी ISO 9001 सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप उसमें आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट और सर्टिफिकेशन बॉडी को देते हैं, उस हिसाब से वो आपको कोटेशन देते हैं। तो इंडस्ट्री टाइप, इंडस्ट्री साइज, नंबर ऑफ यूनिट्स, गैप एनालिसिस, स्टेटस, पास्ट एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में ISO 9001 सर्टिफिकेशन लेने का कितना पैसा लगने वाला है। फिर भी मैं एक
जनरल आइडिया दे दूं कि अगर आपकी कंपनी में 50 से कम एम्प्लॉई हैं तो आपकी कॉस्ट 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक आ सकती है। बाकी आप डिपेंड करेगा जब आप बात करेंगे सर्टिफिकेशन बॉडी कंसल्टेंट से, तो हो सकता है कि कुछ कॉस्ट ज्यादा हो या कुछ कम हो, लेकिन हाँ ये एक एवरेज आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। मैं अब अपने बारे में भी बात कर लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ गुप्ता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा 18 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। आईटी इंडस्ट्री में मैंने मेनली जॉब की है। मैं ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 20001, 20000-1 और ISO 27001 का लीड ऑडिटर और कंसल्टेंट हूँ। CMMI, एजाइल और सिक्स सिग्मा का भी मैं कंसल्टेंट हूँ। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9868476777। मेरा ईमेल आईडी है siddharth.quality@gmail.com और मेरा स्काइप आईडी है siddharth.gupta0411। तो किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप मेरे से इन नंबर्स और इन ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।